भारत में उदारीकरण एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने किस प्रकार मोटर गाड़ी उद्योग में अत्यधिक वृद्धि किया है। उदारीकरण के बारे में मैंने बताया था बच्चों। उदारीकरण जब 1991 में उदारीकरण लाया गया तो अचानक से जब 1991 में उदारीकरण लाया गया तो अचानक से मोटर गाड़ी उद्योग में इतनी अधिक वृद्धि क्यों हुई। विदेशों से जितनी कंपनियां आई उनमें से मैक्सिमम जो इंडस्ट्री थी वो मोटर गाड़ी बनाने वाली इंडस्ट्री क्यों आई, क्या रीज़न था, उसी को देखेंगे हम लोग। उदारीकरण का मतलब मैंने बताया ही था, लिबरलाइजेशन। उदारीकरण का मतलब है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय विदेशी कंपनी को आने पर एक तरीके से रोक लगा दिया गया, ट्रेड बैरियर लगा दिया, विदेशी कंपनी को आने पर रोक लगा दिया गया और सोचा गया कि 15-20 सालों के बाद हम विदेशी कंपनी को छूट देंगे आने पर। लेकिन ऐसा भारत का सिचुएशन इतना अच्छा हो नहीं पाया, हम भारत में कोई बड़ी MNC कंपनी नहीं बन पाई। इसको करते करते 1991 में अंतिम में ट्रेड बैरियर को हटाया गया, विदेशी कंपनी को आने पर जो रोक था उसे हटा लिया गया। उसी को उदारीकरण कहते हैं, उसी को लिबरलाइजेशन कहते हैं। तो बच्चों वही कह रहा है कि जब ट्रेड बैरियर हटा लिया गया, विदेशी कंपनी को आने पर जो रोक था उसे हटा लिया गया, तो उसके बाद नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार बढ़ा। विदेशी कंपनी को लगा कि भारत एक उभरता हुआ मार्केट है और पॉपुलेशन तो इंडिया का ठीक ठाक था ही, तो विदेशों में जो भी बड़ी कंपनियां थी उनको दो चीज़ें हुई। एक तो सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, सड़कें बनवाया, हर जगह एजुकेशन को बढ़ाया, हर जगह जो है रोज़गार दिए, तो उससे लोगों में जो है ख़रीदने की जो पावर है वो बढ़ी। तो इस कारण से विदेशी कंपनियां बहुत अधिक मात्रा में भारत में आने लगी। दूसरा है वाहनों की मांग बढ़ी। जब लोगों के पास पैसा आएगा, जब लोगों को रोज़गार मिलेगा, नौकरियां मिलेगी, पैसा आएगा, तो क्या होगा, लोग वाहन खरीदेंगे। आज आप गांव-गांव में जाकर के देखें, गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो बहुत कम भी कमा रहा है तो भी वह बाइक यूज कर रहा है, टू व्हीलर यूज कर रहा है, फोर व्हीलर ना सही लेकिन टू व्हीलर तो यूज कर ही रहा है। तो वही कह रहा है कि वाहनों की मांग बढ़ी है। कार, स्कूटर, स्कूटी, बाइक, ऑटो रिक्शा की संख्या में अपार वृद्धि हुई है। आज किसी भी व्यक्ति को कोई भी रोजगार करना है, धंधा करना है, बिजनेस करना है, तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि बाइक लेके अपना रोजगार कर रहा है, गली गली में सामान बेच रहा है, ऑटो रिक्शा लेकर के, बैटरी रिक्शा लेकर के वह 500-700 हज़ार रुपये, 2000 रुपये कमा करके अपना पेट भर रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो इतनी बड़ी मात्रा में जब डिमांड होने लग गया तो इस कारण से विदेशी कंपनियां भी बहुत अधिक मात्रा में आने लग गई। आपको पता होगा बच्चों, ये तो छोटे छोटे बच्चे इस बात को समझते हैं कि जहां बहुत अधिक बिक्री होगी वहां कोई भी कंपनी वहीं आती है। तो इस प्रकार विदेशों को लगा, विदेशों में जो भी कंपनियां थी उन्हें लगा कि भारत में लोगों का जो परचेजिंग पावर है, जो खरीदने की क्षमता है, वो बढ़ती चली जा रही है दिन प्रतिदिन। भारत सरकार ने बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिया, सड़कें बनवाया, नेशनल हाईवे बनवाया, बड़े बड़े इंडस्ट्री खोला। तो लोगों का जब परचेजिंग पावर बढ़ा, तो जब वाहनों की डिमांड बढ़ने लगी, तो इस कारण से विदेशी कंपनियां बहुत अधिक मात्रा में आई। और जब विदेशी कंपनियां आएंगी, जब विदेशी कंपनियों का सामान बिकेगा, तो उससे क्या होगा कि वो टैक्स जो है सरकार के खाते में आएगा, तो सरकार और भी डेवलपमेंट पर ध्यान दे पाती है। तीसरा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से यह उद्योग विश्व स्तरीय विकास के स्तर पर आ गया। जब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी डायरेक्ट जो पैसा हमारे भारत में विदेशी कंपनी लगाने लग गया, तो इससे क्या हुआ, हर देश की कंपनी आई तो अपने देश से नई नई टेक्निक लेकर के आई, टेक्नोलॉजी लेकर के आई। तो अनेक तरह की नई नई टेक्नोलॉजी, आज आप गाड़ी में देखो ना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो भी, सब गाड़ियों की अलग अलग टेक्निक्स है। तो सारी नई नई टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी लेकर के भारत में आई। और क्या हुआ कि भारत में जो इंडस्ट्री था वो वर्ल्ड लेवल का इंडस्ट्री धीरे धीरे बन गया। आज भारत में 15 इकाइयाँ कार की, यानी 15 जो कंपनियां हैं वो केवल कार बना रही है, 14 इकाइयाँ स्कूटर की, मोटरसाइकिल तथा ऑटो रिक्शा का निर्माण कर रही है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है विदेशों की, वो सारी कंपनियां हमारे भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, अपने प्रोडक्ट बना रही है और भारत में बेच रही है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग
का आर्थिक विकास में क्या योगदान है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग आप समझ ही रहे होंगे, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, मोबाइल बनाने की कंपनी, टेलीविज़न बनाने की कंपनी, जो ब्लूटूथ बनाने की कंपनी, कई रेडियो, ये सब बनाने की कंपनी, छोटे छोटे जो उद्योग हैं, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री है उसका भारत के आर्थिक विकास में, इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या योगदान है। तो बच्चों सबसे पहला क्या करता है, सूचना जो प्रौद्योगिकी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यह रोजगार उपलब्ध कराता है। भारत में सबसे ज़्यादा अगर रोजगार है, आज से 15-20 साल पहले ये ऐसा माना जाता था कि सबसे ज़्यादा जो रोजगार देता है लोगों को वो कपड़ा इंडस्ट्री है। लेकिन आज जो है 10 साल यानी 2000 के बाद जिस तरीके से लोगों में पैसे बढ़े, लोगों को रोज़गार मिला, लोगों की इनकम बढ़ी, तो हर व्यक्ति मोबाइल यूज कर रहा है, हर व्यक्ति के घर में टीवी मिलेगा आपको, हर व्यक्ति के घर में लैपटॉप मिल जाएगा आपको। तो ये जो छोटे छोटे सामान हैं, इसके ये दिखने से तो छोटा लगता है, लेकिन भारत में बहुत बड़े मात्रा में इसका ट्रेड किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें लगी हुई है, इसको बनाने में अपना इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। तो कह रहे हैं ये बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराता है। आज अगर सबसे ज़्यादा कोई अगर नौकरी दे रहा है तो यही उद्योग है। आज आप देख लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्री, आप नोकिया कंपनी, जो LG कंपनी, सैमसंग कंपनी, सोनी कंपनी, ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और भी कई सारी कंपनियां हैं, आप एप्पल है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सारा जो है क्या कर रहा है, बहुत अधिक मात्रा में लोगों को रोजगार देता है, नौकरियां देता है। आज इस उद्योग में काम करने वाली महिलाओं की संख्या में, आज अगर महिलाओं को देखा जाए, गर्ल्स को देखा जाए, गर्ल्स को सबसे अधिक अगर कोई रोजगार दे रहा है तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है। क्योंकि पता है आपको भी कि वो प्राइवेट जो इंडस्ट्री है, इनको लगता है कि अगर हम लड़कियों को सेल्समैन के रूप में, ऑफिस के रूप में, ऑफिस वर्क के रूप में यूज करेंगे, इनको नौकरियां देंगे तो हमारा सेलिंग बहुत अधिक बढ़ेगा। तो इसीलिए इस इंडस्ट्री में सबसे अधिक अगर रोज़गार मिला है तो महिलाओं को मिला है। और सही भी है एक तरीके से कि लड़कियों को रोज़गार मिला तो लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो पाई हैं, लड़कियां मजबूत हुई हैं, लड़कियां आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं। तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री का ही योगदान है। तीसरा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर है और जो सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास हो रहा है हमारे देश में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉन्टिन्यूसली जो डेवलपमेंट हो रहा है। और पांचवा है सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़े सेवाएं उपलब्ध कराता है। जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, पार्क का मतलब है जैसे बेंगलुरु है, चेन्नई है, इन सब चीज़ों में हर तरह के सामान बन रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी सामान हैं वो हर तरह के, सरकार क्या करती है, हर तरह की सुविधाएं भी देती है विदेशी कंपनी को इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। तो इनसे क्या हो रहा है कि विशेषज्ञों को उच्च प्रकार के जो है आंकड़े ये उपलब्ध करा रहे हैं। आज आप किसी भी प्रकार का कोई भी मैसेज ढूंढना चाहें तो आपको गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और न जाने कितने सारे और भी इस तरह के ऐप्स हैं, उन पे और आपको अनेक तरह के सूचनाएं, मैसेज मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है वो भारत को बहुत अधिक मात्रा में नौकरियां दे रहा है, रोज़गार दे रहा है, भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है। भारत का डेवलपमेंट कैसे होगा? जब सब लोगों को रोज़गार मिलेगा, मैक्सिमम लोगों को रोज़गार मिलेगा। और मैक्सिमम लोगों को रोज़गार कौन दे रहा है? यही इंडस्ट्री दे रहा है। तो तभी तो भारत का एक विकास होगा, तभी तो भारत आगे बढ़ेगा, तभी तो भारत तरक्की करेगा। तो बच्चों ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण और शहरीकरण साथ साथ चलते हैं, कथन की व्याख्या करें। ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों CBSE के पेपर में, बोर्ड पेपर में। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन साथ साथ चलता है, देखते हैं इसको कैसे। बच्चों जहाँ शहर होता है वहीं सारा उद्योग लगता है। इंडस्ट्री कहाँ लगती है? जहाँ शहर के आसपास जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है भारत में, वो आप देखो कहाँ लग रहा है। नोएडा में है, गुड़गांव में है, फरीदाबाद में है, गाजियाबाद में है। और ये क्या है? ये सारे शहर के आसपास फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। तो वही कह रहा है कि शहर जो है उद्योगों को बाजार, शहर क्या करता है? इंडस्ट्री को क्या क्या प्रोवाइड करवाता है? शहर जो है, दिल्ली शहर, चेन्नई शहर, बम्बई शहर,
ये बड़ी बड़ी कंपनी को क्या क्या प्रोवाइड करवाता है? बाजार, मार्केट। शहर क्या करता है? इंडस्ट्री सामान बनाता है तो शहर में ही तो बेचेगा, कहाँ बेचेगा वो? और शहर क्या करता है? बड़ी बड़ी कंपनियों को एक बड़ा मार्केट प्रोवाइड करवाता है। अगर सामान नहीं बिकेगा तो कंपनी बना के मैन्युफैक्चरिंग करके क्या करेगा? कंपनी घाटे में चला जाएगा। तो कोई भी कंपनी लगती है वो शहर के आसपास ही लगता है। इसीलिए शहर जो है इंडस्ट्री को बाजार, बैंक उपलब्ध कराता है। जितने बड़े बड़े बैंक हैं वो शहर में ही लगते हैं और जितने भी इंडस्ट्री है वो शहर के पास ही लगता है। तो बैंक क्या करता है? इंडस्ट्री को, बड़ी बड़ी कंपनी को फंड उपलब्ध कराता है, अवेलेबल करवाता है। उसके बाद बीमा, बड़ी बड़ी कंपनियों को क्या करता है? बीमा कंपनियां जो है उनको सुविधाएं देती है कि अगर आपका नुकसान होगा तो हम आपको हर तरह की सुविधाएं, फैसिलिटीज़ देंगे। परिवहन मतलब है गाड़ी, जितने भी सामान एक जगह से लाना ले जाना, ये शहर में आसानी से हम कर सकते हैं। श्रम, मजदूर आपको आसानी से मिल जाएगा। गांव में अगर 500 मजदूर ढूंढना हो तो कई सारे गांव में ढूंढने में लग जाएगा, कई दिन लग जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ में 500 मजदूर या 5000 मजदूर की ज़रूरत हो तो 2-4 घंटे में सारे मजदूर या 1-2 दिन में व्यवस्था हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। सलाहकार, अगर आपको किसी के एडवाइस की ज़रूरत है तो यहाँ पे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग रहते हैं जो हर तरह की सलाह आपको उपलब्ध करा सकते हैं। उसके बाद वित्तीय सलाह जैसी सुविधाएं, ये यानी शहर जो है बड़े बड़े कंपनी को, बड़े बड़ी इंडस्ट्री को इस तरह की सुविधाएं प्रदान करता है। बदले में क्या करता है? जबकि बदले में इंडस्ट्री क्या करता है? शहरों को सामान उपलब्ध कराता है। जो दिल्ली में या बम्बई में या चेन्नई में, मुंबई में जितने लोग रह रहे हैं उनको खाने पीने से लेकर ज़रूरत के हर सामान यही इंडस्ट्री उपलब्ध करा रहा है। अगर इंडस्ट्री ना हो तो क्या हम बिस्किट खा पाएंगे? क्या हम बाइक यूज़ कर पाएंगे? शहर वाले नहीं कर पाएंगे। तो कोई कह रहा है कि इंडस्ट्री जो है शहर को बने बनाए सामान उपलब्ध करवाता है, नौकरियां उपलब्ध कराता है। जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है वो शहर में रहने वाले लोगों को क्या करता है? रोजगार देता है, नौकरियां देता है, ऊर्जा, बिजली आदि प्रदान करता है। तो कहने का मतलब है जिस तरीके से इंडस्ट्री शहर के लोगों को हर तरह की फैसिलिटी उपलब्ध कराता है, उसी तरह शहर भी इंडस्ट्री को एक कई तरह की सुविधाएं प्रदान करता है। तो जो इंडस्ट्री है, जो उद्योग है और जो शहर है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। एक दूसरे के बिना दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर मान लीजिए केवल शहर रहे और इंडस्ट्री ना हो तो शहर के लोग परेशान हो जाएंगे। चावल हो, ज़रूरत के बिस्किट हो, बाइक हो, कोई भी सामान हो, हम खरीद ही नहीं पाएंगे। गांव तो है नहीं कि भाई सारे लोग खेती कर लेंगे, सारे लोग अपने से सारा सामान खुद ही उगा लेंगे, खा लेंगे। अब ऐसा समय भी नहीं रह गया है। सब लोग आगे बढ़ने में लगे हुए हैं, आगे बढ़ने की होड़ में, पैसा कमाने के होड़ में लगे हुए हैं, अधिक से अधिक अमीर बनने में लगे हुए हैं। तो अब वो पॉसिबल भी नहीं है। जो 100 साल पहले, 200 साल पहले होता था वो अब संभव भी नहीं है। तो बच्चों, शहर और उद्योग एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंड है, निर्भर है। फिर कह रहा है छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में लौह और इस्पात उद्योग की अधिकतम सांद्रता क्यों है? पिछले बार भी प्री बोर्ड में दिल्ली में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सीबीएसई में भी कई बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है कि छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र, बच्चों पूरा जो झारखंड है, पूरा जो छत्तीसगढ़ है, पूरा आधा ओडिशा, आधा बिहार, ये पूरा जो रेंज है, पूरा जो क्षेत्र है, ये इसे छोटा नागपुर पठार कहते हैं। पठार के बारे में आप पढ़ेंगे, यहाँ उतना डिटेल से मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पे जब वीडियो बनाऊंगा तो आपके बताऊंगा। पठार का मतलब एक थोड़ा ज़मीन से जो ऊंचा जगह होता है उसे पठार कहते हैं। जहाँ पे लोग खेती करता है, जहाँ पे लोग फसल उगाता है, जहाँ पे लोग पशुपालन करता है, जहाँ पे घर बनाता है, उसे पठार कहते हैं। तो करीब करीब 700-800 किलोमीटर का जो ये रेंज है उसे छोटा नागपुर पठार कहते हैं। तो जितने भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है भारत में, वो सारा लगभग यहीं पे छोटा नागपुर पठार में ही लगाया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो कह रहा है ऐसा क्यों? तो आपको बच्चों बताया था मैंने कि कोई भी इंडस्ट्री लगती है तो इंडस्ट्री लगने के लिए 4-5 चीज़ें चाहिए। एक तो कच्चे माल की उपलब्धता, जहाँ रॉ मटेरियल होगा वो कंपनी इंडस्ट्री वहीं लगेगा। और छोटा नागपुर के आसपास, छोटा नागपुर में धरती के नीचे जो है रॉ मटेरियल भरा पड़ा है, कच्चा माल, लोहा इस्पात जो है वो भरा पड़ा है। तो इसीलिए सारी इंडस्ट्री जो है लोहे बनाने वाली, स्टील बनाने वाली, वो सारी इंडस्ट्री जो है इसी जगह लगाई गई है।
दूसरा है लौह अयस्क की कम लागत, जो भी यहाँ फैक्ट्री लगाता है तो उसको कच्चा माल सस्ते में मिल जाता है। जबकि अगर यही आयरन आप देख लो ना, दुर्गापुर स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ ये पश्चिम बंगाल में है, वो छोटा नागपुर पठार में ही है। बोकारो स्टील प्लांट वो भी झारखंड में है, वो छोटा नागपुर पठार में है। छत्तीसगढ़ में कई सारे स्टील प्लांट हैं, उड़ीसा में जो है स्टील प्लांट है। ये सारा जो क्षेत्र है वहाँ पे स्टील कंपनी, बड़ी बड़ी स्टील कंपनियाँ हैं, और यहाँ से जितने भी स्टील बनता है वो एशिया और अफ्रीका के कंट्री को यहाँ से स्टील भेजा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ कच्चा माल बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है और सस्ते में स्टील हम बनाते हैं और विदेशों को निर्यात करते हैं, भेजते हैं, और उससे हम विदेशी मुद्रा डॉलर यूरो के रूप में पैसा हम लोग कमाते हैं। उसके बाद यहीं पे इन्हीं सारे स्टेट्स में सस्ते मात्रा में मजदूर उपलब्ध हो जाता है। झारखंड में देख रहे हो गरीबी कितना है, बिहार में उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा गरीबी है। तो यहाँ पे लोगों को आसानी से सस्ते मात्रा में मजदूर भी मिल जाता है इन कंपनियों को। चौथा है कि घरेलू बाजार में विशाल विकास क्षमता। दूसरा है कि जितना सामान बनता है उसके बहुत अधिक खपत भी हो जाती है, क्योंकि बच्चों झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ईस्टर्न यूपी हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सारा गरीब राज्य है। तो यहाँ डेवलपमेंट होना है, अभी हुआ नहीं है। सब लोग घर बना रहे हैं तो उसमें इनको लोहे का घर चाहिए, लोहे की खिड़कियाँ चाहिए, दरवाजे चाहिए। कई सारे फैक्ट्री जो बनते जा रही है, छोटे छोटे इंडस्ट्री इस जगह लगते हैं, तो बड़ी मात्रा में इनको स्टील चाहिए, और सबसे ज़्यादा स्टील की खपत भी यहीं के लोग खरीद रहे हैं। तो इसीलिए कंपनी कहाँ लगता है जहाँ बहुत अधिक लोग सामान खरीदते हों। तो झारखंड अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, डेवलपमेंट हो रहा है। बिहार की भी देख रहे हैं कंडीशन आप, उत्तर प्रदेश वेस्टर्न यूपी नहीं है, और ईस्टर्न यूपी। ईस्टर्न यूपी का मतलब है कि जो देवरिया है, गोरखपुर है, कानपुर से पहले वाला हिस्सा। वेस्टर्न यूपी जो दिल्ली से सटा हुआ जो उत्तर प्रदेश है वो तो बहुत डेवलप है। यहाँ तो ज़रूरत ही नहीं है इन सब चीज़ों को, पहले डेवलप हो चुका है, क्योंकि दिल्ली के आसपास सटा हुआ क्षेत्र है ये। तो उन सब जगहों में जितनी भी कंपनियां हैं उनको सबसे ज़्यादा बिक्री अगर स्टील और आयरन का होता है तो इन्हीं क्षेत्रों में होना है। इसीलिए जितनी भी स्टील प्लांट लगाया गया है वो मैक्सिमम जो है छोटा नागपुर पठार में लगाया गया है बच्चों। तो इस प्रकार हमने देखा ये क्वेश्चन जो है आपके लिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर इजी है, आसान है। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल घुमा फिरा के नहीं पूछता ऐसे वैसी। तो बच्चों इन सब क्वेश्चन को आप तैयार कर लें।